स्वागत है बच्चों आपका वर्ब की आपकी दूसरी क्लासेस में, खासतौर क्लासेस पे जो आपकी सीरीज चल रही है सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे वर्ब की आपकी सेकंड क्लास और वर्ब के कुछ ऐसे रूल जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता ही रहता है और कुछ इंपॉर्टेंट रूल है सर। ठीक है ना। तो आज की क्लास रूल्स को लेके वर्ब को लेके थोड़ी सी मतलब होता है ना, एक मॉडरेट लेवल की एक डिफिकल्ट लेवल की। तो आज हम जो वर्ब की क्लास है वो डिफिकल्ट लेवल पे क्लास लें। ठीक है ना। थोड़ा सा अटेंटिव होकर आपको देखना पड़ेगा चीजों को। ठीक है ना, तब जाकर आपको समझ में आएंगे और इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, आने वाले टाइम में यही ट्रेंड पे आपको दिखेगी। ठीक है ना। तो एक लेवल होता है इंग्लिश का अलग अलग कि आप क्या उस लेवल तक हो उन रूल्स को समझने के लिए। ठीक है ना। तो आप फिर अच्छी तरीके से चल रहे हो इंग्लिश में, आप इजिली सीख जाओगे। ठीक है ना, बेसिक अगर आपको क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज की आपकी सबसे डिफिकल्ट रूल्स में। आपका आज है, आज स्टार्ट करेंगे हम रूल नंबर 1 से, जो आज की क्लास 2 है। आज का जो आपका है रूल नंबर 1 वो क्या हो जाए, देखो ध्यान से समझना मेरी बात क्या होता है। जैसे मान के चलो कि आपको कोई अमाउंट दिया गया है या किसी सम की बात हो रही है, किसी अमाउंट की बात हो रही है। क्लियर, मेरी बात ध्यान से समझना कि या तो किसी अमाउंट की बात हो रही है, किसी सम की बात हो रही है। अमाउंट का मतलब आप रुपीस में समझ लो उस चीज को कि अमाउंट की बात हो या किसी सम की बात हो। मेरी बात को थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। अमाउंट जो आपकी होती है वो आपको पता है कि रुपीस में होती है सर। RSU आपका 1 रुपी 2 रुपी, ऐसे इस तरीके से हम अमाउंट को डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे मैंने यहां पे लिखा 200, अगर मैं रुपीज की बात करूं RS, तो 200 जो रुपीज है वो क्या बन गया आपका प्लूरल बन गया। अगर मैं 1 रुपीज की बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया आपका सिंगुलर बन गया। मैंने 1 रुपीज की बात करी तो सिंगुलर, अगर मैंने 200 रुपीज की बात करी तो क्या बन गया वो आपका प्लूरल बन गया। इसी तरीके से मान के चलो कि जो रुपीज है वो मान के चलो 1 लाख है, आपको पता है दैट इज ऑल्सो प्लूरल। बट अगर मैं बात करूं यहां पे मैंने लिख दिया बंडल, लिख दिया ए बंडल ऑफ 1 लाख रुपीज। अगर मैं बात करता ओनली 1 लाख की तो वो क्या बन जाता है प्लूरल। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इस बंडल की कि एक बंडल लोस्ट हो गया, तो यहां पे आप क्या लिखोगे इज लोस्ट। अगर मैं बात करूंगा 1 लाख रुपीज की ओनली, बंडल की मैं बात नहीं कर रहा, तो अब यहां पे आप क्या लिखोगे, किसकी सेंस हो जाएगी आर की सेंस। ठीक है, इसी तरीके से समझते हुए चलना है। अगर एक कलेक्टिवली नाउन है, एक ग्रुप को डिनोट कोई वर्ड कर रहा है, उसके लिए हम कैसे वर्ड का यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का। अगर वो पूरे ग्रुप को डिनोट ना करके एक नॉर्मल रुपीज को डिनोट कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे प्लूरल का यूज करेंगे। क्लियर, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे एक बंडल की बात हो रही थी, वैसे तो है 1 लाख रुपीज, बट हम बात किसी कर रहे हैं इस बंडल की बात कर रहे हैं, बंडल ऑफ 1 लाख रुपीज। सिंपल सी बात है। तो ये कैसा बन गया आपका सिंगुलर, और अगर नॉर्मल बात करें तो कैसा बन जाएगा प्लूरल। क्लियर, ये इसमें थोड़ी सी पहले की एक्सप्लेनेशन थी, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे। ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से देख लेंगे चीजों को कि कैसे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे अगर मैं इस अमाउंट और सम को एज अ ग्रुप काउंट कर रहा हूं, एज अ ग्रुप, तो उस केस में आपकी जो वर्ब है वर्ब कैसी रहेगी सिंगुलर रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे उस चीज को कि कौन से वाला फॉर्म जो होता है आपका सिंगुलर किस तरीके से रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखो सर, तो हम एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अमाउंट सम हो गया, या डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस भी आपको पता ही है 1 किलोमीटर हो गया तो सिंगुलर, 2 3 4 5 तो ऑल्सो क्या जा रहा है वो प्लूरल जा रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल से लिखते हैं। ठीक है ना, इनका ध्यान रखोगे आप।
तो यहां पे मैंने लिखा 4 माइल्स। अब एक छोटी सी बात बताओ, यहां पे मैं लिखता 1 माइल, तो ये जो 1 माइल है ये सिंगुलर होता। यहां पे क्या लिखा हुआ हमने 4 माइल्स, तो ऑफ कोर्स जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, 4 एक से ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने लिखा आर और यहां पे लिख दिया नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 4 माइल्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आर आया हुआ है ये आर सही होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ये गलत हो गया इस अ लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। वो क्या बोल रहा है, 4 माइल को एक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। वो एक एक माइल करके बात नहीं कर रहा कि 1 माइल 2 माइल नहीं है इसमें से। मान के चलो, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 10 माइल्स लिख दिया और वो उसमें बोल रहा है कि उसमें से 4 माइल्स तो लॉन्ग नहीं है, बाकी 6 माइल्स क्या कर रहा है, उसको लॉन्ग कर रहा है। अब यहाँ पे उसने बांट दिया, बट उसने क्या करा, यहाँ पे इस 4 माइल का क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया अ लॉन्ग डिस्टेंस। मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे केसेस में आपको जब भी वो अमाउंट हो, कोई सम हो या डिस्टेंस कोई दिया हो, वहां पे आपको ये जो अ लिखा मिलेगा, ए जो लगा हुआ है, ये आपके लिए हिंट बन जाएगा, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम समझोगे तो अगर ए अगर लगा हुआ है तो वो आपके लिए हिंट बन जाएगा कि जो वर्ब है आपकी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये जो 4 माइल्स है वैसे आपका प्लूरल है, बट उसको एक ग्रुप में बना रहा है वो ए लिख के, कि एक, वो चीज को इंडिविजुअली कर रहा है, वो एक में लेके जा रहा है उस चीज को, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं समझने के लिए सर। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल, एक और लिखो, ठीक, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। जैसे मैंने क्या, चलो यहाँ पे मैंने लिखा 200 रुपीज वर अ लार्ज अमाउंट were a large amount 50 years ago. ₹50 यहां पे भी देखो ध्यान से, 200 रुपीज लिख दिया, इसको प्लूरल बना रहा है, उसके बाद वर लिखा हुआ है, बट फिर से यहाँ पे किसका यूज कर दिया, ए का यूज कर दिया। अब इस ए ने इस 100 रुपीज 200 रुपीज को एक ग्रुप में बना दिया, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके लिए सिंपल है कि जब भी आपको अमाउंट मिले लिखा, सम मिले या कोई डिस्टेंस की बात हो रही है, और उसको क्या कर दे, ग्रुप बना दे वो। जैसे यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट की बात कर रहा है कि एक लार्ज अमाउंट नहीं थी, नहीं मतलब थी, अगर देखोगे आप वर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर है अगर वो सिंगुलर कर रहा है इसको ए लगा के, तो यहाँ पे वर की जगह किसका यूज करेंगे, वोज का यूज करेंगे, वोज आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लिख लो। यहां पे लिखो, जैसे मैंने लिखा 200 रुपीज वर लॉस्ट, 200 रुपीज वर लॉस्ट। अब मेरे को यहाँ पे बताओ कि 200 रुपीज वर लॉस्ट होगी, तो अब क्या ये यहाँ पे कहीं पे ए का हिंट है, कोई ऐसा हिंट दे रहा है जो ए का हिंट दे आपको, किसी ग्रुप को बना दे, ऐसा कोई भी हिंट नहीं। अगर ऐसा कोई भी हिंट नहीं है तो 200 रुपीज जो है वर जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो गया, सही, ठीक है ना। ए लगाने से उसको क्या कर देगा, वो सिंगुलर कर दे, ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। बट अगर ए यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ऐसी कोई सेंस है ही नहीं कि ग्रुप वाली, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया, आपका सही हो गया, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल भी थी, ठीक है ना। तो जहां पे ग्रुप में बात बने तो वहां से समझ जाना कि क्या करा गया, उसको ग्रुप में कन्वर्ट करा गया, और ग्रुप में जहां चीजें बन जाए
वहां पे आपकी चीजें क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। तो ये आपके सामने हिंट होगा, एक बेसिक अगर लैंग्वेज आप समझो। अदरवाइज अमाउंट सम और डिस्टेंस को अगर आप देखोगे एज अ ग्रुप अगर नोट कर रहे हैं तो सेम। ठीक है, ये आपका पहला रूल था आज का। नेक्स्ट लिखो सर रूल नंबर सेकंड। नोट्स बनाते हुए चलो सर, नोट्स ही से ही आप चीजों को याद रख पाओगे। अदरवाइज अभी आपको समझ में आ रही हैं चीजें, कितने दिन तक आपको वो चीजें याद रहेंगी उनका कुछ कहना नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये नोट्स ही आपके काम आएंगे रिवीजन में। सबसे ज्यादा बेस्ट हेल्प होती है रिवीजन में, अगर आपका टाइम है आपके एग्जाम को तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है चीजें। क्लियर। सेकंड रूल नंबर 2 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बात है उसका हम जिक्र करते हैं, रूल नंबर 2 का। एक वर्ड आता है फेमस, मैनी। मैनी जो है सबको पता है, मैनी का मतलब क्या होता है, कोई चीज है जो ज्यादा क्वांटिटी मैनी है, बहुत ज्यादा है कोई चीज, उसको हम क्या करते हैं, मैनी को, एक ज्यादा क्वांटिटी को दिखाने के लिए। क्या अब मैनी का मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है, किस चीज की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसी भी चीज की जो क्वांटिटी होती है मैनी का मतलब क्या होती है, वो ज्यादा होती है। पहली चीज, अगर मैनी का मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, क्या मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऐसे लिख सकता हूं मैनी, मैनी के बाद यहां पे मैंने लिख दिया कार। क्या ये सही लिखा है मैंने, गलत। आपको वो पता है कि मैनी का मतलब है बहुत सारी, और कार का मतलब क्या है यहाँ पे, एक। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, गलत। सही सेंटेंस क्या बनेगा कि मैनी के बाद क्या आए, कार्स है। ठीक है ना, तो ये सही सेंटेंस नहीं है। अगर आप कार लिखोगे तो ये सेंटेंस क्या है, गलत। तो मैनी के बाद जो आपकी नाउन है, वो जो आपकी नाउन है वो नाउन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है ना, यहां से आपको बेसिक रूल समझने की जरूरत नहीं है, इस रूल को पढ़ने की जरूरत आई थिंक नहीं लग रही थी। बेसिक भी आप तरीके से आपको उस नॉर्मल पता है कि मैनी का मतलब क्वांटिटी ज्यादा होती है, और सिंगुलर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है कि ये समझने वाली चीज नहीं है एग्जाम में काम की, जैसे कि मैनी के बाद प्लूरल आएगा। एक्चुअली क्या है कि जो रियल स्टोरी है वो है मैनी के बाद अगर यहाँ पे ए और एन आ जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाला। मैनी के बाद अगर ए और एन आ गया, फिर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, या मैं यहां पे बात करूं मोर देन वन लिखा हो, अगर ये दोनों चीज लिखी हो उस केस में आप ध्यान रखो। ऐसे केस में, इस केस में आप ध्यान क्या रखोगे कि यहां पे जो नाउन है वो आपकी कैसी रहेगी, सिंगुलर हो जाएगी। और ऑल्सो अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आप कैसे रखोगे, इसको सिंगुलर रखो। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, ना कि वो चीज ऊपर वाली चीज इंपॉर्टेंट। वैसे आपको पता तो होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट क्यों बन गई, क्योंकि आपको पता है मैनी के बाद अगर प्लूरल आ रहा है तो वो नॉर्मल बेसिक रूल है, आपको वैसे ही पता लग रहा है। बट मैनी के बाद ए एन लगाने के बाद जो प्लूरल आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, सिंपल लिखते हैं सर। एग्जाम्पल लिखते हैं, मैनी एन accident have taken place।
मैनी एन एक्सीडेंट हैव टेकन प्लेस। तो मैनी के बाद एन, उसके बाद एक्सीडेंट आया हुआ है, तो ये जो आपका यहाँ पे हैव लिखा है गलत हो जाएगा। इसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, ऑफ कोर्स हैज का यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हो बेसिक कंसेप्ट। मैनी के बाद वैसे तो प्लूरल आती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, बट मैनी के बाद अगर ए और एन आ गया उस केस में आप ध्यान रखोगे कि वहां पे आप उन चीजों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर। यहाँ पर रूल नंबर 2 था आज का। ठीक है, सो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बन जाते हैं क्योंकि पूछे जाने वाला रूल है ये। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर रूल नंबर 2, उसके बाद आ जाते हैं आपके आज के रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, पहले उस चीज को समझते हैं। रूल नंबर 3 में आपको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस का। और आप बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो कंपटीशन लाइन के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट चलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस का आपको मैं हिंट दूं, ऐसे तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है कि जब किसी कोई सेंटेंस एक दिया हुआ है और वहां पे दो चीजों के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम कंपाउंड बोल देते हैं। एक्चुअली क्या है, कंपाउंड सेंटेंस की एक बिल्कुल बेसिक हिंट होता है कि आपको वहां पे 70% एंड या बट लगा मिलेगा, तो समझ जाना कि वो कौन सा सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस दिया गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है, बेसिक हिंट है बिल्कुल। अगर यहाँ पे आपको एंड या बट लगा के मिल रहे तो समझ जाना है कि वहां पे जो सेंटेंस आपको कौन सा दिया हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दिखे, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे यहां पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बाद एंड लगा दिया और यहां पे फिर से कोई ना कोई सेंटेंस लिख दिया, एंड की जगह यहां पे क्या लगा हो सकता है, बट लगा हो सकता है। क्लियर, क्लियर, समझना मेरी बात। यहां पे कोई सेंटेंस लिखा होगा, उसने कुछ लिखा होगा और ये जो चीज है ये एंड या बट से जोड़ के दूसरे टाइप लिखा होगा, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस का बेसिक। ठीक है, अब समझना क्या है कि अगर यहां पे जो टेंस है, यहां पे जो वर्ब है, आपकी वर्ब की बात करूं या मैं टेंस की बात करूं, यहां वाले जो वर्ब और टेंस लिखा हो उससे डिफरेंट है, अलग है। यहां पे जो वर्ब या टेंस लगाया हुआ है या यहां पे कोई नाउन जो लिखी हुई है, वो जो नाउन है एंड जुड़ने के बाद जो लिखा हुआ है उससे क्या है, डिफरेंट है वो चीज। उस केस में आप क्या करोगे, आप जो वर्ब का यूज करोगे या जो टेंस का यूज करोगे, वर्ब और टेंस भी यहां पे क्या बन जाएगी, वर्ब को भी डिफरेंट रखोगे आप और एंड टेंस को भी आप डिफरेंट रख सकते हो। अगर दोनों सेम है, अगर आपका सेम आता है तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज सेम वर्ब, यू कैन यूज सेम वर्ब। ऐसे केस में क्या कर सकते हो, आप सेम वर्ब का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, तो आप सेम वर्ब का यूज कर सकते हो। ठीक, तो यहां पे जो वर्ब आएगी, यू कैन यूज सेम वर्ब। अगर ये सारी चीजें सेम है तो आप सेम वर्ब का यूज कर सकते हो, डिफरेंट है तो आप डिफरेंट का यूज करो। ठीक है, ये चीज ऐसे समझ में नहीं आने की, बिना एग्जाम्पल के आप इस चीज को समझ नहीं सकते, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल का यूज करेंगे एक अच्छा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 एग्जाम्पल लिखेंगे स्टार्टिंग में, उन्हीं को आपने बताना है। यहां पे देखो मैंने लिखा सी इज इंटेलिजेंट
but her sisters dull। एक और एग्जांपल लिखना सेम, सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, दो एग्जाम्पल हो गए, सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। देखो सर समझना आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है इसको। देखो यहां पे जो दोनों चीजें जुड़ी है वो किससे जोड़ दी, बट से जोड़ दी, पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये भी बट, यहाँ पे भी बट, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ गए सेंटेंस आपका कौन सा बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे जो अगर आप नाउन देखोगे दैट इज सिंगुलर, सी के साथ किसका यूज करा गया है, इज का यूज करा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप क्या इसी इज का यूज क्या आप उसकी सिस्टर के लिए कर सकते, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टर्स लिखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे प्लूरल हो गया। क्लियर। दूसरे वाला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे इज सी के साथ इज बट सेम है, और यहाँ पे देखोगे आप सिस्टर जो है ओनली सिस्टर लिखा हुआ, तो ये आप क्या होगी, आपकी सिंगुलर बन गई, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर मेरे से आप पूछोगे कि सर मेरे को ये जो सेकंड वाला जो आपका सेंटेंस है ये सही है, पहले वाला जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हो क्या लिखा है, गलत लिखा, क्योंकि आप इस इज का यूज सी के साथ तो कर सकते हो, बट के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ हर सिस्टर जो है, इस सी से क्या दोनों चीजें क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे जो नाउन दी हुई है एंड के बाद, यहाँ पे जो नाउन है और यहाँ पे जो नाउन है, अगर वो सेम है तो सेम वर्ब, बट यहाँ पे जो नाउन है और यहाँ पे जो नाउन है, ये दोनों नाउन आपकी क्या बन रही है, डिफरेंट बन रही है। अगर ये दोनों नाउन डिफरेंट है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, वो आपको जरूरत नहीं, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर सिस्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन ही होते, ठीक है ना। अगर आप डिफरेंट है यहाँ पे तो ऑफ कोर्स दोनों के लिए वर्ब आपकी अलग अलग बन जाएगी। तो ये सेंटेंस गलत क्यों है, हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आर। अब दूसरे वाले केस में आप देखोगे सी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट सी की बात हो रही है, एक पर्सन है, और यहाँ पे भी हर सिस्टर मतलब एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे जो आपका ये एज है ये क्या हो गया, चल गया, हमें वहां पे जरूरत उस चीज की नहीं। रूल नंबर 3 जो है सर आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज कंपाउंड सेंटेंस को हम डील कर रहे हैं, यहाँ पे अगर एंड और बट लिखा मिले तो सामने रखना। इस पे बहुत सारे बनते हैं कि किस तरीके से, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि सर यहाँ पे आर कैसे आ गया। एक्चुअली क्या कि एंड से पहले देखो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, एंड के बाद देखो, बाकी हम एग्जांपल्स करेंगे 2-3 तो उसका आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, नोट डाउन कर सकते हो आप। अगर देखोगे यहाँ पे जो फर्क था, यहाँ पे सिस्टर्स लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या लिखा था, सिस्टर लिखा हुआ, उसी में उसी करके हमने क्या करा, उन चीजों को चेंज करा, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट देखते हैं सर, इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं 1-2, ठीक है ना, उसी से समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में ऐसे नहीं आएगा, बिना एग्जाम्पल चीजों को आप समझ नहीं सकते, ठीक है ना। इसी में हम एग्जाम्पल लिखते हैं 1-2 और उस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल लिखो सर, 1-2। एग्जाम्पल लिखना।
लिखो she disappeared last month उसके बाद लिखो and found dead and found dead near a well last night. ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके देखते हैं। पहले देखो ये जो सेंटेंस है ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे उसके बाद देखो ध्यान से, सी डिसअपियर्ड लास्ट मंथ एंड फाउंड डेड नियर अ वेल लास्ट नाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो डिसअपियर्ड हुई थी लास्ट मंथ, बट लास्ट नाइट पिछली रात को वो मिले हैं नियर अ वेल। वेल का मतलब आप समझते हो कुएं के नजदीक मिले, एंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बात हो रही थी वो लास्ट मंथ की बात हो रही थी, बट अब वो मिली है, वो कब मिली है? लास्ट नाइट मिली। समझ आई ना? तो यहाँ पे दोनों टेंस जो है वो आपके सेम नहीं होंगे, तो एंड के बाद हमें क्या इसको ऐड करना पड़ेगा? वोज को ऐड करना। एंड वोज फाउंड डेड नियर अ वेल लास्ट। ठीक है ना, कभी भी आपको दोनों सेंटेंस लिखे, अगर ये दोनों ही यहाँ पे लास्ट मंथ ही वो मिला होता तो दोनों सेंटेंस को हम सेम ही फॉर्म में चला लेते, बट यहाँ पे आप देखोगे लास्ट मंथ की बात हो रही है, उसके बाद लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें एंड के बाद वॉज फाउंड डेड उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट चलते हैं सर आपका। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे वाला। एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पे लिखा, आई डिड नॉट and will not go there। अब इससे समझ लें, ये सेंटेंस आपका किससे जोड़ा गया है? एंड से जोड़ा गया है। आई डिड नॉट कि मैं ना तो वहां पे गया हूं, और विल नॉट का मतलब ना ही मैं वहां पे जाऊंगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है और ये वाली जो वर्ब है, ये दोनों क्या है? स्पेशल अलग अलग मेंशन करी गई है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? ठीक है, सिंपल, इस चीज का ध्यान रखना। तो एंड और बट से आपके सेंटेंस अगर जुड़े हो, वहां पे वर्ब को भी आपने देखना है। टेंस को अगर आप देखोगे यहाँ पे टेंस अलग है, और यहाँ पे जो टेंस है वो क्या है? अलग दिया हुआ। दैट्स व्हाई हमने अलग अलग टेंस। ठीक है ना, तो टेंस वेरी हो, नाउन या प्रोनाउन वेरी हो, तो उन चीजों का आप ध्यान रखते हो चलोगे। तो आपका ये आपका कौन सा था? ये रूल नंबर कौन सा था? 3 था। बड़ा ही अच्छा रोल था सर। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फोर्थ लिखो। नेक्स्ट लिखो सर, फोर्थ लिखो। लिखो ए नंबर ऑफ, उसके बाद लिखो प्लेंटी ऑफ। इसके बाद ध्यान रखना, अगर आपकी नाउन प्लूरल आती है तो वर्ब आप कैसे यूज करोगे?
प्लूरल यूज करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप ऑलरेडी चीज पढ़ सको। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके सामने द नंबर ऑफ लिखा होता है, इसके बाद आपकी जो नाउन है वो ऑफकोर्स प्लूरल रहती है, बट जो वर्ब है आपकी वो कैसे बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। ऐसे इसका ध्यान रखो, नाउन आपके प्लूरल रहेगी तो वर्ब जो आपकी कैसे रहेगी, सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है ना। एग्जांपल लिखते हैं सर, द नंबर ऑफ वाला। ठीक है, द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट आपके लिए, अ नंबर ऑफ तो आप इसलिए पता लग जाओगे। ठीक है ना। लिखो द नंबर ऑफ एडमिशंस उसके बाद लिखो हैव ग्रेजुअली फॉलन ऑफ। तो द नंबर ऑफ एडमिशंस है जो ग्रेजुअली क्या हो गया, फॉलन गिर रहे। ठीक है ना। यहां पे आप देखोगे द नंबर ऑफ आ गया, उसके बाद यहां पे करेक्ट लिखा हुआ एडमिशंस प्लूरल है, इसके बाद जो चीज आएगी वो आप हैव को रिप्लेस करके क्या लिखोगे, एज लिखो। ठीक है, तो आपका रूल नंबर 4 था। क्लियर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल था। तो सर आज की क्लास में हमने जितने भी आपके रूल डिस्कस कर रहे हैं वर्ब्स के रिलेटेड, चारों के चार रूल बड़े अच्छे लेवल के रूल है सर, कॉम्प्लेक्स वाले, अच्छे अच्छे तरीके से इनको पूछा जाता है। ठीक है ना, अच्छे अच्छे लेवल पे इनको पूछा जाता है, इनको आप ध्यान रखोगे, ऐसे ही रूल आपके एग्जाम के काम बन जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल पे अपना साथ बनाए रखो। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलो, उसके बाद काम हमारा है। ठीक है ना। आप देखोगे आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा पहले से इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। इंग्लिश में नहीं, आपकी जो क्लासेस हैं, जीके की क्लासेस हैं और मैथ की क्लासेस हैं, उनमें भी आप देखोगे धीरे धीरे इंप्रूव आए। एक्चुअली क्या होता है, आप कहीं से पढ़ रहे हो, यकीन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यकीन दिखा के पढ़ोगे तो आप अपने आप इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इंप्रूवमेंट को लेके गारंटी हमारी रहे। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।